नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अचल आंचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आयोजित 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन होगा। वहीं रीवा में प्राकृतिक खेती पर केंद्रित किसान सम्मेलन रखा गया है। ग्वालियर ग्रोथ समिट निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हो रही है, जहां 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि यह समिट अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश थीम पर आधारित है। तो निवेश से रोजगार विकसित प्रदेश की ओर मध्य प्रदेश अग्रसर है। अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है और ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समिट का शुभारंभ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान आपको बता दें मौजूद रहने वाले हैं। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और ये व्यापार मेला ही होता है 25 तारीख से। इसमें अटल जी की जन्म शताब्दी को लेकर हमने पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष का मनाया था। कई जगह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, रोड शो किए देश में विदेश में, और जिस प्रकार से निवेशकों ने हमारे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, लगभग 8.5 लाख करोड़ के कामों का एक तरह से भूमि पूजन लोकार्पण के साथ लगभग 6.5 लाख करोड़ के काम हम प्रारंभ कर चुके हैं और 2 लाख करोड़ के पूरे देश में पहली बार एक साथ इसका भूमि पूजन लोकार्पण करने का एक कार्यक्रम बना, बड़ा अद्भुत बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर के बाद रीवा दौरे पर रहेंगे। रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बसामन मामा में देश के गृह मंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर गृह मंत्री लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री शाह के मध्य प्रदेश आने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री आज रात्रि में ग्वालियर पधार रहे हैं। कल भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के युवा, गरीब, महिला, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग और व्यवसाय के भूमि पूजन और लोकार्पण का पूरे प्रदेश के लिए अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। और ये हमारे वर्ष 2025 के उस संकल्प का भी प्रतिमान रहेगा जब हमने कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष रहेगा। इसलिए राज्य में, राज्य के बाहर और विदेश में हर जगह हमने राज्य के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त निवेशकों से, उद्योगपतियों से कहा था। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे राज्य में सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आप सबका स्वागत करती है। आइए हमारे राज्य में हमारे जमीन से जुड़े हुए तमाम प्रकार के ऐसे काम जिनसे यहाँ के लोगों की प्रगति में, उनकी आर्थिक समृद्धि में वो विकास का प्रतिमान बने। इस नाते से लगभग इसी वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर लगभग 8.5 लाख करोड़ के काम हमारे यहाँ राज्य में अपने धरातल पे उतरने लगे हैं। अभी तक 6.5 लाख करोड़ के काम हमने मौके पर नीचे उतार के दिखाए हैं, जिनके आधार पर कई जगह काम प्रारंभ हुआ है, कई जगह निर्माण भी प्रारंभ हुआ है। उद्योगों ने अपने यहाँ उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। इधर भिलाई के जयंती स्टेडियम में 25 से 29 दिसंबर तक कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य हनुमंत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आयोजन की सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो 25 से 29 दिसंबर तक आयोजन होना है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो हनुमंत कथा का भव्य आयोजन भिलाई में होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 25 से 29 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होगी। दिव्य हनुमंत कथा की तैयारी भिलाई में पूरी तरह हो गई है। भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास जहां प्रदीप मिश्रा जी का कथा स्थल था, वहीं पर यहाँ पर कथा होगी। कल से शुरू होगी। बाबा बागेश्वर धाम से बाबा आएंगे और पूरी कथा सुनाएंगे। पांडे परिवार द्वारा, राकेश पांडे, सरोज पांडे द्वारा पूरा कथा का आयोजन किया जा रहा है। वाचक राकेश पांडे भैया को बहुत बहुत
बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद बोलूँगा कि हम भिलाई वासियों का सौभाग्य है कि हम लोग को निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचकों का भिलाई आगमन होता है और हम सब कथा सुनने का अवसर हम सब भिलाई वासियों को प्राप्त होता है। वॉलंटियर बनी है, कैसे तैयारी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो पूरी जोर शोर से है। हम सब भाग्यशाली है भिलाई वासी, क्योंकि इतना बड़ा हमारी सनातन धर्म को जगाने के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तो हम पहले तो पांडे जी को, हमारी जो राकेश पांडे जी है, ये आयोजन का समिति का अध्यक्ष है, तो उनका धन्यवाद देती हूँ। भिलाई की पावन धरा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ भैया राकेश पांडे जी का, जिन्होंने इस कथा को कराने का जो निर्णय लिया, और बड़ा निर्णय है, क्योंकि भिलाई इस्पात नगरी है, लेकिन लगातार यहाँ धार्मिक आयोजन होते रहा है। इस कारण से इस नगरी को हम धर्म नगरी भी कह सकते हैं। शास्त्री महाराज वहाँ बैठेंगे, जाएंगे वहाँ बैठेंगे, और देखिए वहाँ से ये कथा का रसपान कर पूरी बैठने की नीचे व्यवस्था की गई है। पूरे जो लोग आएंगे उसके लिए पुलिस और फोर्स की पूरी तैनाती की गई है। कुछ हमारे साथ छोटे बालक भी है। आप लोग भी कथा सुनने आए हो क्या? हाँ। कहाँ से आए हो? मुंगेली। मुंगेली? हाँ। क्या नाम है? सम्राट सिंह। सम्राट सिंह। ताकि अच्छे से कथा का रसपान सभी कर सके, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो यहाँ पहली बार आ रहे हैं भिलाई में, वो कथा का रसपान करा सके। भिलाई की जयंती स्टेडियम से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। अगली खबर अब राजनांदगांव से, जहां शहर के नंदई चौक क्षेत्र में हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को मोहरा नदी में विसर्जन के बहाने ले जाकर हटा दिया था। जैसे ही ये बात संगठनों को पता चली तो उन्होंने तुरंत विरोध जताया और चौक पर जमा होकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने की कोशिश की। दरअसल संगठनों का कहना था कि यह प्रतिमा वर्षों से चौक पर स्थापित थी और इसे जानबूझकर हटाने की साजिश रची गई, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। विवाद बढ़ता देख पुलिस बल तैनात किए गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मध्यस्थता से तत्काल प्रतिमा को वापस लाया गया। इसके बाद विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ हनुमान जी की प्रतिमा को मूल स्थान पर फिर स्थापित कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इधर बड़वानी में 3 दिवसीय इंदल उत्सव की शुरुआत हुई। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने राजपुर के ग्राम मतली में इसका उद्घाटन किया। 23 से 25 दिसंबर तक 3 दिवसीय इंदल उत्सव के पहले दिन जिले के प्रभारी मंत्री और कौशल विकास रोजगार मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने मतली गांव स्थित इंद्रदेव मंदिर परिसर पहुंचे। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल से आयोजित इंदल महोत्सव में मंत्री टेटवाल ने भगवान इंद्रदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंत्री टेटवाल ने कहा कि इंदल धाम एक विचार है, एक दर्शन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा भी है। और यह प्रकृति की पूजा है, जंगल जल जमीन की पूजा है, अपने अधिकारों की पूजा है। इस प्रकृति की पूजा में मेरा अपना समाज पूर्ण समर्पित भाव से लगता है और प्रकृति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद और प्रकृति, जंगल जल जमीन वन संपदा, खनिज संपदा, इस सब का पूजन करके अपने आप को हम कृतज्ञ मानते हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। ये हमारा पारंपरिक त्योहार है और पारंपरिक उत्सव है। यहाँ परंपरागत तरीके से हमारे कुल देवताओं देवी देवताओं की पूजा होती है, जो हमारे आदिवासी जनजातीय देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, प्रकृति की पूजा की जाती है और यहाँ आके हमें काफी बहुत खुशी हो रही है। बुलेटिन में बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अहमदपुर वन परिक्षेत्र के बदाखेड़ा गांव में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खूंखार तेंदुआ मुख्य सड़क पर चहलकदमी करता नजर आया। सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ बेखौफ होकर सड़क पर घूम रहा है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। तेंदुए की आहट ने सबसे ज्यादा किसानों और ग्रामीणों को मुश्किल में डाल दिया है। सर्दी के मौसम में फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को रात में खेतों में जाना पड़ता है, लेकिन अब तेंदुए के डर से वे अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो ग्रामीण और किसान परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। अहमदपुर के बुदाखेड़ा में सड़क पर खूंखार तेंदुआ दिखा। राहगीर ने मोबाइल में इस खौफनाक मंजर को कैद किया।
इधर पिछोर गजोरा रोड पर जेवर लूटने की घटना सामने आई है। गैस गोदाम के पास बाइक सवार 3 लुटेरों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कुम्हरा निवासी पूनम लोधी अपने परिवार के साथ बाइक से जा रही थी, तभी पीछे से आई बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके गले से सोने का हार, मंगलसूत्र और पेंडल झपट लिया। वारदात के बाद बदमाशों के भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें तीनों लुटेरे एक ही बाइक पर भागते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में एक हफ्ते में चैन स्नैचिंग की ये तीसरी घटना है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर आपको बता दें कि अपराधियों की गिरफ्त में आ चुका है। सवाल इसलिए है क्योंकि पुलिस का आंकड़ा तो यही कह रहा है कि ग्राफ दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर में अपराध बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सिर्फ 24 दिनों के भीतर राजधानी में 9 मर्डर की घटनाएं सामने हैं। ताजा मामला विधानसभा थाना इलाके से सामने आया है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं मंगलवार रात खमाडी इलाके में शराब खरीदने जा रहे 2 युवकों के बीच ट्रैफिक में खड़े होने को लेकर ही मामूली बहस इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने दूसरे को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। राजधानी में लगातार बढ़ती हत्याओं पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खेत में युवक की अधजली लाश मिली। युवक के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की ताकि मृतक की पहचान छिपाई जा सके। वहीं मंगलवार की रात रायपुर के ही कचना इलाके में युवक की हत्या कर दी गई। घटना सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई है। फुटेज में 2 लोग लड़ाई करते नजर आ रहे हैं, जिसमें सन्नी नाम के युवक ने दुर्गेश को चाकू मारते सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल देर शाम शराब खरीदने और भट्टी पर ट्रैफिक जाम को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जो शराब पीने के बाद खूनी वारदात में तब्दील हो गई। बता दें कि राजधानी रायपुर में 24 दिन में 9 हत्याएं हो चुकी हैं। 1 दिसंबर उरला में फूल सिंह की चाकू मारकर हत्या। 14 दिसंबर नवापारा संतोष साहू के बेटे की हत्या। 16 दिसंबर आपसी विवाद में ललित यादव की हत्या। 17 दिसंबर खरोरा में लूट के दौरान शिव साहू की हत्या। 18 दिसंबर मोवा इलाके में दिनेश निषाद की चाकू मारकर हत्या। 21 दिसंबर उरला मिहिर खत्री की हत्या। 22 दिसंबर ब्लू वाटर खदान में सिर कटी लाश मिली। 23 दिसंबर विधानसभा थाना क्षेत्र में अधजली लाश मिली। 23 दिसंबर कचना इलाके में मामूली विवाद में युवक की हत्या। जानकारी के मुताबिक इन 9 हत्याओं में से 4 मामलों में आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। उरला और मोवा इलाके में धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान भी युवकों की हत्या की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। थाना माना अंतर्गत नकटी ग्राम के पास जो पुराना क्रेशर का एक खदान था, उसके गड्ढे में पानी भरा हुआ है, जिसको ब्लू वाटर के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक व्यक्ति की एक मानव शरीर का धड़ मिला है। अभी कहा नहीं जा सकता कि वो महिला है या पुरुष है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ बनावट के आधार पर कि पुरुष हो सकता है। एफएसएल की टीम इसमें जांच की है, उसका पीएम कराया गया है। पीएम से स्पष्ट होगा कि वह महिला है या पुरुष है। थाना विधानसभा अंतर्गत छपोरा के एक खेत में एक लगभग 25 से 30 वर्ष के युवक की एक बॉडी मिली है, जिसके सर पे कमर के पास चोट के निशान हैं। बॉडी संदिग्ध प्रतीत हो रही है, हो सकता है हत्या हो। सभी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। राजधानी में मर्डर के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। कई मामलों में न आरोपी पकड़े गए हैं और न ही मृतकों की पहचान हो पाई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजधानी वाकई सुरक्षित है। राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ती जा रहा है। अपराधी शहर में बेलगाम हो चुके हैं। बीते 23 दिनों में राजधानी में 8 हत्या की घटना सामने आ चुकी है। कई घटनाओं में नाबालिगों के द्वारा महज मामूली विवाद में हत्या के मामले सामने आए हैं। वहीं कई ऐसे मामले जो अब भी अनसुलझे हैं। पुलिस के लिए भी हत्या की घटना को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजधानी में जिस कदर नशे का काला कारोबार बढ़ते जा रहा है, तो वहीं अब हत्या की घटनाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। अगली खबर अब इंदौर से, जहां की एरोड्रम पुलिस ने नकली जूता गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के लोग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड प्यूमा के नाम पर नकली जूतों का काला साम्राज्य चला रहे थे। कंपनी के लीगल कंसल्टेंट ने पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस को सुखदेव विहार कॉलोनी के पास सफेद रंग की लोडिंग गाड़ी की सूचना मिली।
जांच के दौरान गाड़ी के अंदर 10 कार्टन में 300 जोड़ी जूते मिले। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि माल महालक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्री से लेकर वो डिलीवरी देने जा रहा था। इसके बाद एरोड्रम पुलिस ने सावेर रोड स्थित फैक्ट्री पर आधी रात को दबिश दी, जहां ब्रांडेड जूतों के नाम पर नकली माल तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने 600 जोड़ी नकली जूतों, 6 ब्रांडेड लोगो मशीन और डाई को जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक योगेश पंजाबी और नीलेश सचदेवा के खिलाफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि जो प्यूमा के फर्जी शूज हैं वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट होकर डिलीवरी होने के लिए जा रहे थे। करीब 300 जोड़ी फर्जी प्यूमा के जूते मिले थे। 6 डाइस थे जहाँ पे 6 नंबर से 11-12 नंबर तक के जूते मैन्युफैक्चर हो रहे थे। तो मालिक हैं योगेश पंजाबी और जो वहाँ के स्टॉक मैनेजर है नीलेश सचदेव, इन दोनों को आरोपी बनाया गया। इसमें जो है कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें भी और पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ इनका स्टॉक जाता था और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने अपने परिवार के साथ पहुंचे। पंजाब में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल अपने पूरे परिवार के साथ 4 दिवसीय दौरे पर आए। जानकारी के मुताबिक बादल परिवार पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब स्थित ओबरॉय ग्रुप के शाही राजगढ़ पैलेस में रुकेगा और वन्य जीवों के साथ प्रकृति का आनंद लेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपनी मां और परिवार के साथ खजुराहो पहुंचे। दोनों ही नेताओं का ये दौरा पूरी तरीके से निजी और पारिवारिक बताया जा रहा है। शायद यही वजह रही कि एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया कर्मियों से जब उनसे बातचीत की कोशिश की तो दोनों ही नेताओं ने चुप्पी साधी रखी। तो धुरंधर फिल्म से चर्चा में आए अभिनेता राकेश बेदी के मसाज नाटक का मंचन जबलपुर में होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल सेंटर में 30 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में राकेश बेदी 24 किरदार निभाएंगे। जबलपुर में राकेश बेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मसाज एक व्यंग्यात्मक और हास्य प्रधान वन मैन शो है, जिसे प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर ने लिखा है। करीब 90 मिनट की अवधि वाला ये नाटक मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखा प्रहार करता है। देखिए, मैं प्ले के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि प्ले में क्या है। मैंने उसकी आपको एक मोटी मोटी कहानी बता दी कि एक आदमी ऐसा है जो एक्टर बनने आता है, वो नहीं बन पाता, वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, वो उसकी कहानी है। अब उसके बारे में उसमें और उसकी डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन में के बाद ही प्ले है यहाँ पर, तो वो आप देखिए तभी मजा आएगा। मध्य प्रदेश में क्रिसमस की सुबह बर्फीली रहने वाली है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी ने पूरे सूबे को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ग्वालियर से लेकर रीवा तक विजिबिलिटी शून्य है। वहीं पचमढ़ी में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों की दिनचर्या पर भी ब्रेक लगा दिया है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया समेत प्रदेश के करीब 15 जिलों में घना कोहरा छाया है, तो वहीं विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियों की रफ्तार थम रही है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी मध्यम कोहरे से सुबह की शुरुआत हुई। प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शहडोल और मंदसौर में भी पारा 5 डिग्री के आसपास रहा। राजधानी भोपाल में पारा 7.4 और मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में 6.4 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। और अंचलांचल के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।